मैं निधि कौशिक आ गई हूँ आप सभी के सामने आपके अपने YouTube चैनल निधि कौशिक NKCC पर नॉन फॉर प्रॉफिट अकाउंटिंग का 4th पार्ट लेकर, जिसमें हम आपको P&L सिखाएंगे। अभी तक हमने आपको आगम शोधन यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिखा दिया है। अब उसका नेक्स्ट हम आपको उसके मतलब लेवल 1st और 2nd का क्वेश्चन भी करके दिखाया है हमने आपको। अब हम आपको P&L बना करके दिखाएंगे नॉन फॉर अकाउंटिंग चैप्टर का, ठीक है ना। नॉन फॉर प्रॉफिट अकाउंटिंग चैप्टर का हम आपको P&L बना करके दिखाएंगे, मतलब उसका फॉर्मेट याद करवाएंगे। उसमें क्या इंपॉर्टेंट थ्योरी आपको याद रखनी है वो हम आज खुद ही ऐसे ही डायरेक्ट बताएंगे उसको, ठीक है। करना है आज का टॉपिक है हमारा P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि हिंदी में बोले तो आय व्यय खाता। ठीक है दोस्तों, आय व्यय खाते के नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये आय व्यय खाता क्या है। ठीक है, देखो आय यानी कि इनकम सोर्स जो है आपके, और व्यय यानी कि आपके जो एक्सपेंस सोर्स है, ठीक है ना। पेमेंट कह सकते हो आप, ठीक है। पेमेंट जो भुगतान करना पड़ता है वही हमारा एक्सपेंस होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से आइटम्स आएंगे और कौन कौन से नहीं आएंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस टाइप का फॉर्मेट होता है। जैसे हमने आगम शोधन खाता बनाया था ना, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, ऐसे ही देखिए उसमें रिसिप्ट कहाँ हुआ करती थी, रिसिप्ट डेबिट हुआ करती थी। हम साथ ही साथ P&L को आगम शोधन यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से कंपैरिजन करते चलेंगे। देखिए यहाँ पर वो प्राप्तियां यानी कि रिसिप्ट हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर होंगे आपके क्या, ऑल एक्सपेंसेस होंगे। क्या होंगे, एक्सपेंसेस होंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर होंगी आपकी इनकम। वहां पर यहाँ रिसिप्ट हुआ करती थी, यहाँ पेमेंट, यहाँ पर एक्सपेंस हो जाएंगे, यहाँ पे इनकम हो जाएगा। ये थोड़ा सा फॉर्मेट यहाँ पर चेंज हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारे जो ऑल एक्सपेंसेस होंगे इसी के अंदर आएंगे। नो डाउट आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैं बता चुकी हूँ कि भुगतान जो हमें करना होता है वही हमारा एक्सपेंस हो रहा होता है। तो मैं डिटेल में पहले बता चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि बार बार इसको बताकर कि मैं वीडियो को बहुत लंबा करूँ, तो इसलिए मैं डायरेक्ट बता देती हूँ कि एक्सपेंस आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं। जिस भी ट्रस्ट वगैरह से संबंधित आप आगम शोधन बनाते हैं उसमें एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट भी आपको बनाना होता है। तो एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, सारे ऑल एक्सपेंसेस यहाँ पर आ जाते हैं। मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, जैसे कि सैलरी, वेजेस, और क्या कहते हैं, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, रेंट एंड टैक्स हो गया, रेंट एंड टैक्स हो गया, या फिर हमने कुछ भी परचेजिंग किया, देखिए रेंट एंड टैक्स हो गया, आपका डेप हो गया, बैड डेप्स हो गया, ठीक है। इस तरीके के कुछ आएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, जो आपके इनकम हो रही होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो एक्सपेंडिचर और इनकम को शायद मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होगा, क्योंकि मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ कि आपके रिसिप्ट और पेमेंट क्या होता है। सेम वैसे ही इनकम एक्सपेंडिचर होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वहां पर हम क्या लिखा करते थे जो इसमें नहीं लिखा जाएगा, और यहाँ पर ऐसा क्या लिखेंगे जो हम आगम शोधन में नहीं लिख सकते होते हैं। तो मैं आपको दोनों का कंपैरिजन करके दिखा देती हूँ एक बार। जैसे आगम शोधन खाते में आगामी यानी कि जो नेक्स्ट ईयर होता है, आगामी वर्ष, और गत वर्ष यानी कि लास्ट ईयर। आप सभी को पता है करंट ईयर तो हमारा दोनों में ही लिखा जाता है। जिस मान लिया हम बना रहे हैं 2022 का, तो ये 2022 का इसमें भी लिखा जाएगा, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी लिखा जाएगा। फर्क इतना है कि जो आगामी है नेक्स्ट ईयर और जो लास्ट ईयर है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखा जाता है, और 2022 में आपका लास्ट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का नहीं लिखा जाता। ओके, इसमें करंट ईयर लिखा जाता है, इसमें करंट ईयर लिखा जाता है, लेकिन इसमें आगामी वर्ष के और गत वर्ष के नहीं लिखे जाते हैं, और इसमें P&L अकाउंट में नहीं लिखे जाते हैं। एक तो आपका कंपैरिजन में यहीं पे खत्म हो जाता है। देखिए क्या है कि रिसिप्ट और पेमेंट में भी क्या है, आपके कुछ जो पेमेंट कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो वो, और जो कुछ रिसीव कर रहे हो वो, इसमें भी क्या है आपका P&L अकाउंट बनाते हो तो आपके एक तरफ आते हैं, P&L कह दो, इनकम एक्सपेंडिचर कह दो, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपकी इनकम, आपके एक्सपेंस कर रहे हो तो पेमेंट कर रहे हो, इनकम कर रहे हो तो आपको रिसीव हो रही है ना। बस फर्क इतना है कि कुछ आइटम्स हैं जो इसमें लिखे जाते हैं, इसमें नहीं लिखे जाते, और कुछ आइटम्स इसमें लिखे जाते हैं, इसमें नहीं लिखे जाते। ठीक है, देखिए मैंने आपको आगम शोधन में बहुत डिटेल में बताया था कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इन सब का कोई लेखा इसके अंदर नहीं होता। डेप्रिसिएशन या फिर नॉन कैश आइटम, किसी का भी लेखा इसके अंदर नहीं होता। लेकिन इसके अंदर डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स या फिर कोई भी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड सब लिखे जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग या जो भी तुम एडवांस कर रहे हो तो उन सब की एक कंडीशन होती है कि कौन से साल के लिखे जाएंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं अब आपको बताती हूँ। ये हम अच्छे से पढ़ चुके थे, एक बार हमारा रिवीजन भी हो गया कि इसके अंदर क्या लिखा जाता है, क्या नहीं लिखा जाता। अब हम अपनी मेन बात आते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। मेन किस पर आते हैं हम? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पर आते हैं। तो देखिए, जो आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे होते हैं तो जो कुछ मतलब कुछ समायोजनाएं होती हैं जो इसके अंदर लिखी जाती हैं। पहली बात, जितनी भी आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सारे डेबिट में आते हैं इस तरीके से। एक्सपेंस एंड इनकम इस तरीके से लिखे जाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है ना। अब नंबर 1 क्या होता है हमारा यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ पे जितने भी आपकी आउटस्टैंडिंग है, क्या आउटस्टैंडिंग, उसको कर दिया जाता है ऐड। कुछ एडजस्टमेंट होती है, क्या है ये? इन्हें कहते हैं, मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, बहुत ज्यादा गंदा लिख रही हूँ आई थिंक। तो एडजस्टमेंट का लेखा इस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में किया जाता है। आउटस्टैंडिंग प्लस होती है, प्रीपेड माइनस होती है। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग भी याद रखना, जो करंट मतलब आउटस्टैंडिंग का मतलब समझ लीजिए पहले क्या होता है। आउटस्टैंडिंग एक हम ले लेते हैं जनवरी, एक ले लेते हैं हम फरवरी, एक ले लेते हैं हम मार्च। अब हम कोई काम फरवरी के अंदर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम कोई काम फरवरी के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने फरवरी के खाते बना रहे हैं। जनवरी की फीस अभी तक हमें नहीं मिली, अब मिलनी है, तो उसको कहेंगे आउटस्टैंडिंग। और ये क्योंकि पिछले साल की है तो इस साल में इसको जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। और जो एडवांस होता है जैसे कि अभी फरवरी के ही हम अकाउंट बना रहे हैं और मार्च की भी किसी ने हमको फी ऑलरेडी पे कर दी, तो ये हो जाता है हमारा एडवांस। क्योंकि अभी हम सिर्फ किसके खाते बना रहे हैं, सिर्फ फरवरी के बना रहे हैं, तो मार्च का लेखा हम इसमें क्यों करें, तो इसीलिए उस एडवांस को कर देते हैं हम माइनस। मार्च का लेखा हम इसमें क्यों करें भाई, हम अभी पैर चल रहा है, अगर हम मार्च का लिख देंगे फरवरी के अंदर तो मार्च फरवरी वाला जो है वो बढ़ जाएगा, और फिर मार्च में भी फिर उसको लेखा कर देंगे तो डबल एंट्री हो जाएगी, और उससे क्या हो जाएगा, हमारा सही लाभ हानि पता नहीं चल पाएगा। तो समझ में आया आउटस्टैंडिंग को प्लस और एडवांस को माइनस क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं। एडवांस यानी कि हम प्रीपेड को बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसमें एडजस्टमेंट करी जाती है। अब सेकंड चीज इसमें जो समझने वाली थी वो थी डेप्रिसिएशन। वैसे डेप्रिसिएशन अपने आप में एक काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। कुछ एसेट्स होती हैं, जैसे कि ये रफ कर देती हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एसेट्स होती हैं, एसेट्स जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, या फिर कोई भी तुम्हारा व्हीकल हो गया, जैसे कि स्कूटर, हाँ मतलब कोई भी व्हीकल मान लीजिए। अभी एग्जांपल के तौर पे एक ही ले लो, बहुत सारे एग्जांपल, मतलब जैसे कि आपकी लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, डेटर्स हो गए आपके, और आपका जो व्हीकल हो गए, कोई भी व्हीकल हो गया आपका, मोटर गाड़ी वगैरह कुछ भी हो गया, वो सब होती है एसेट्स। अब एडजस्टमेंट में इनके लिए डेप्रिसिएशन का कुछ जो है समायोजना करने के लिए दे रखी है, प्रावधान करने के लिए दे रखा है।
तो जैसे डेप्रिसिएशन ऐसे निकलेगा कि जैसे ये लैंड बिल्डिंग मान लिया 10,000 की है और समायोजना में बोल दिया गया है कि 5% डैप लगाया गया, तो हम क्या करेंगे, इसका 10,000 का 5% निकाल लेंगे और ऐसे करके ये 500 आ जाएगा। तो हम इसे इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड में इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये हमारी तरफ से तो घट ही रहा है, मतलब हमारी तरफ से तो क्या हो रहा है, इनकम तो है नहीं, ये घट ही रहा है, कुछ बढ़ तो रहा नहीं है, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन हो जाता है आपका क्या, एक्सपेंस साइड में आ जाता है और उसका वो वाला अमाउंट होता है डेप्रिसिएशन, इट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर 500 रुपीज हम इस तरीके से एक्सपेंस साइड में लिख देते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज थी जो मतलब कि आपके आगम शोधन में नहीं काउंट होती थी, अदरवाइज ये सब चीजें। और एक इम्पोर्टेंट नोट डालकर लिख लीजिए, जिस ईयर का ये बन रहा है, मान लिया ये आपका 2022 का बन रहा है, तो इसमें जो आउटस्टैंडिंग है 21 वाली वो ऐड हो जाएगी, लेकिन याद रखना कि इस जो भी 2022 से संबंधित लेखे होंगे और समायोजन होंगी वो सिर्फ इसके अंदर आएगा। इसके अंदर लास्ट ईयर यानी कि गत वर्ष, आगामी वर्ष यानी कि नेक्स्ट ईयर का कोई भी लेखा नहीं होता है। सो गाइज, आप लोगों को मुझे लगता है कि जो एक बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है एक फॉर्मेट को तैयार करने में, जो आगम शोधन और आय व्यय का मिक्सअप दिया हुआ होता है क्वेश्चन के अंदर, उसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि किसको आगम शोधन में कैसे डालना है और किसको आय व्यय में कैसे डालना है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को जो मैंने कंपैरिजन करके दिखाया है आगम शोधन और P&L अकाउंट में, वो आप लोगों का डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं ओरली रिपीट कर देती हूँ आपको, जो तुम्हारा आगम शोधन खाता यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, उसमें आपके ये करंट ईयर चल रहा है, अब आपका जो आगामी वर्ष है वो भी काउंट हो जाता है और जो गत वर्ष है वो भी काउंट हो जाता है। लेकिन जब तुम P&L बनाते हो तो उसमें जो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर है उसका लेखा होता है, आगामी और गत वर्ष का नहीं होता। समायोजनाएं आय व्यय में होती है, आगम शोधन खाते में नहीं होती हैं। तो ये कुछ रूल्स थी, आई होप तुम लोगों को समझ में आए हो। इससे P&L से रिलेटेड मैं आपको 2 क्वेश्चंस अच्छे से करके दिखा दूंगी। उन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका फियर बिल्कुल खत्म हो जाएगा नॉन फॉर प्रॉफिट अकाउंटिंग का। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।